अभी का हमारा मेन टारगेट है हम समरी करें कॉस्ट शीट की, और जो कंफ्यूजन वाले एक्सपेंसेस हैं उनको एक ही बार लिख के उनका ट्रीटमेंट कहाँ जाना चाहिए हम वो लिख लेते हैं जी। आओ आओ जरा समरी खोल लो, अब समरी पे आते हैं पहले। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट वापस से याद दिलाता हूं, फॉर्मेट याद दिलाता हूं, इट इज ऑन पेज नंबर 21। सबसे पहले मैं आपको वापस से फॉर्मेट याद दिलाता हूं। आओ जी, और साथ साथ कॉपी में जो इंपॉर्टेंट मिलेगा इसमें से वो लिख लेंगे जो कंफ्यूजन वाले हैं। देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग और माइनस एक्सपेंसेस अगर कोई होंगे तो रॉ मटेरियल पे वो आप ऐड करोगे, और माइनस क्या करोगे, सेल ऑफ स्क्रैप अगर कोई होगा, स्क्रैप ऑफ व्हाट, मटेरियल। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इज प्राइम कॉस्ट, पेज नंबर 21। डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसे हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। उसके बाद ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आती है। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में क्या करते हो जी, प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इज नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट के नीचे हम एडमिन के खर्चे ऐड करते हैं विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। उसमें देखो हमने यहां लिख दिया क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और माइनस क्या करते हैं, जो स्क्रैप आप बेचते हो बाय प्रोडक्ट का, मिसलेनियस इनकम, कोई क्रेडिट फॉर रिकवरी हुई है, और पैकिंग कॉस्ट कौन सी ऐड करते हो, प्राइमरी। आओ जरा ये सब लिख लेते हैं वहां पे। इसके बाद हमारा क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आओ सबसे पहले जो हमें बार बार दिक्कत देती है चीज वो लिख लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। ये कहां आएगा, एडमिन विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी ऊपर। प्राइमरी पैकेजिंग, ये भी एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन यानी ऊपर। एडमिन प्रोडक्शन में से माइनस आफ्टर नेटवर्क्स कॉस्ट, यही तो करते हो, नेटवर्क्स कॉस्ट के बाद माइनस करते हो। सेल ऑफ स्क्रैप ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट, नॉट रॉ मटेरियल। क्रेडिट, कोई इनकम आ जाए, कोई सेल ऑफ स्क्रैप, दैट एडमिन में प्रोडक्शन में से माइनस करोगे आफ्टर नेटवर्क्स कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी हम एडमिन में डालेंगे, इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो कंफ्यूजन वाली बातें होती हैं नॉर्मली वो हम लोग लिख लेते हैं, जो भी आपको दिक्कत देती है। आएंगे अभी वो सारी बातें आगे। चलें जी, हो गए यहां तक। उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या करते हो, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आपका सीओजीएस आता है। सीओजीएस में आप दो चीजें ऐड करते हो,
एक तो एडमिन के ओवरहेड विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो ऊपर ऐड नहीं हुए, और उसके अलावा एक सेलिंग के ओवरहेड, वो हम यहां ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा सेल्स आ जाता है। अब मुद्दे की बात ये तो हमें फॉर्मेट तो सर क्लियर है, फॉर्मेट के बाद मुद्दे की बात क्या है कि हमारे छोटी छोटी चीजें, जैसे अब देखो एबनॉर्मल कोई कॉस्ट दे रखी है, एबनॉर्मल कॉस्ट, उसके बारे में क्या लिखोगे, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ सप्लाई और प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब अगर कोई एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल का मतलब कोई फायर हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो आप कॉस्ट शीट में कहीं पे भी नहीं लोगे। लिख लो, ये सारी बातें आप उसमें ट्रीटमेंट में लिख लो ताकि आप लास्ट में टेबल पढ़ो और कहानी खत्म। देखो एब नॉर्मल कॉस्ट, नो ट्रीटमेंट। बच्चा पूछ रहा है, बच्चा अभी पहले वाले सवाल से बाहर नहीं आया कि आपने 20% ऑफ सेल लिखा था तो 25% ऑफ कॉस्ट कैसे निकाला। बेटा 1/5 ऑफ सेल होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट, बचपन की कहानी है। 1/4 इज 25%। उसके बाद अगर कोई आपको सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी का मतलब पता है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, तो वो क्या करेगा, जिस चीज से रिलेटेड है, जिस चीज से रिलेटेड गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उसकी कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सब्सिडी दी है प्लांट खरीदने के लिए, एग्जाम्पल सब्सिडी दी है प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, तो आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट। नॉर्मली डेप्शन कैसे कैलकुलेट करते हो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अभी क्या करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सब्सिडी, वो आपकी कॉस्ट को कम करेगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो ऑटोमेटिकली आपकी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, उस अमाउंट से कम हो जाएगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कॉस्ट तो आपकी कम करेगा ही। देखो यहां पे सब्सिडी ग्रांट डैश इंसेंटिव reduce the concerned cost. Example, depreciation is equal to original cost minus subsidy minus scrap value divide by number of years. ओरिजिनल कॉस्ट डेप्शन इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट, कैसे हो सकता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सब्सिडी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर डेप्रिसिएशन, अगर सब्सिडी प्लांट खरीदने के लिए मिली है, मैं वो बोल रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया कि आपको जो सब्सिडी मिली है वो प्लांट खरीदने के लिए मिली है, प्लांट एंड मशीनरी, तो ऑब्वियसली वो प्लांट की वैल्यू को कम करेगा ना। सब्सिडी और पर्पस के लिए भी मिल सकती है। कहां लिखते हैं, आज तक तो नहीं लिखा, डेप्शन लिखा है हमेशा, तो अकाउंट्स में करेंगे ना वो बात, अभी यहां मत कंफ्यूज हो। हम यहां डेप्शन लिखते हैं, डेप्शन आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपको प्लांट के लिए सब्सिडी मिली है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, उसके बाद अगर कोई आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, डैमेज लगता है, आपने फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी को माल पहुंचाने में देरी कर दी, सामने वाले ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया, रास्ते में कोई चालान हो गया ट्रक का, तो ये सब क्या है, आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो लिख लो पेनल्टी, फाइन एक्सेट्रा नो ट्रीटमेंट, कॉस्ट का पार्ट ये नहीं बनता। उसके अलावा इंटरेस्ट या कोई फाइनेंस की कॉस्ट है, ये आपकी सेपरेट आइटम दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा। इसके मैं दो ट्रीटमेंट आपको लिखवाऊंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा, और कहां पे दिखाओगे आप, सेपरेट आइटम, इसकी सेपरेट इसका हेड बनाओगे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, और कहां दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ
सेल्स में। मतलब जो सेलिंग ओवरहेड ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, उसके बाद आप एक सेपरेट आइटम बनाओगे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, वहां पे इसको लगाओगे। क्यों क्यों उसका रीजन, क्योंकि सर ये खर्चा तो है, ये हमारे प्रॉफिट को तो कम करेगा, और हमने पैसा किस लिए उठाया है, माल को बनाने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने माल बनाने के लिए पैसा उठाया, लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर की आइटम है। लेकिन कॉस्ट शीट में तो हमने कहीं नहीं डाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक हम कहीं नहीं डाल रहे हैं इसको, लेकिन लास्ट में करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैं इसको लास्ट में दिखा रहा हूं, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, दैट इज इट। और कोई इसका रीजन नहीं है जिससे मेरा प्रॉफिट करेक्ट आ जाए। प्रॉफिट से पहले एड कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, वो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। दोबारा बताओ। वो अकाउंट्स में हम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं सही, यहां पे हम कुछ नहीं करते उसका ट्रीटमेंट, और वो बिल्कुल सही बात है। जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करती है, लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट अकाउंट्स में करते हैं, हाँ नहीं करते हैं। दिस इज नॉट एबनॉर्मल कॉस्ट, दिस इज अ नॉर्मल कॉस्ट, बट इट इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। देखो जी, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, सेपरेट हेड बनाई होती है, मैं बता रहा हूं नहीं आती है, लेकिन अब ये बोलने लग गए हैं कि उसको सेपरेट आइटम बनाओ। पहले आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे आप कहीं ऐड नहीं करते, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर की आइटम है, लेकिन अभी इसका फॉर्मेट रिसेंटली चेंज हुआ है। कॉस्ट शीट में भी पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऊपर, बाकी नीचे, सारे हम ऊपर ऐड करते थे। आज से मतलब मान के चलो 1-2 साल पहले हम सारे ही ऊपर ऐड करते थे। ये नया जब से फॉर्मेट आया कॉस्ट शीट का, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ, जिसकी वजह से कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में चेंज हुआ, और अब से ऐसा होने लगा है कि एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऊपर और बाकी रिलेटेड टू सेल्स नीचे। पहले हम सारे ऊपर ऐड करते थे, तो ये भी इन्होंने बाद में ऐड किया जस्ट टू करेक्ट द प्रॉफिट। और अभी थोड़े दिनों बाद एक और अमेंडमेंट चल रही है जो आएगी कॉस्ट शीट में, तुम्हारे पेपरों से पहले नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग क्या करेंगे। अभी हमारा एक चैप्टर है रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की, कुछ चीजें हम कॉस्ट में करते हैं, कुछ चीजें अकाउंट में करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस आते हैं। वो डिफरेंसेस ना आए तो हम दोनों में जो अलग अलग करते हैं चीजें, वो लास्ट में जाकर अगर मैं दोनों में ही सही से कर दूं तो दोनों का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। वो भी बात चल रही है, हो सकता है वो भी तुम्हारे अटेम्प्ट तक वैसे नहीं आएगा, पर आने को कुछ भी आ सकता है। हाँ वो कह रहा हूँ, वो खत्म हो जाएगा, फिर रिकंसिलेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर हमने दोनों में सेम कर दिया तो, वो चीज है। हाँ आया तो नहीं है पर लिख लिया, कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, उसके बाद ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब आते हैं कि करके और छोटी मोटी चीजों पे, जैसे कि अब कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये कहां आने चाहिए, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, अभी ये कहीं पे डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं और कहीं पे कहां डालते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर डालो चाहे नीचे डालो, इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीजें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन से पहले प्लस आप कर रहे हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के बाद प्लस करो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क पड़ जाता है, इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, तो मैं यहां लिख देता हूं कंज्यूमेबल स्टोर्स पेयर्स। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने गिव नोट, आप जो भी करो उसको नोट दे के आओ, लेकिन पहला इसका ऑप्शन हमेशा मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि आईसीएआई बार बार इसको ज्यादातर में उसने फैक्ट्री ओवरहेड में डाला है, बहुत कम सवालों में डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला है। तो हम लोग पहली ऑप्शन में आपको यही बोलूंगा, ये करके आओ, नोट फिर भी दो कि वी हैव कंसीडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, कंज्यूमर को हमने फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर किया, दैट्स इट। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज क्लियर, डेप्रिसिएशन तो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, ये भी कलेश वाली बात है, हाँ ये भी कलेश वाली बात, देखो बनता भी वही है।
लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल सकते हो, और आईसीएआई ने एक सॉल्यूशन किया है जिसमें दोनों में डाला है, एक में डायरेक्ट में डाला है और एक में फैक्ट्री ओवरहेड में डाला, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कह के। लेकिन जेन्युइनली 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 जो मेरी राय है, इसको आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन एसेट है, एसेट से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो बिना उसके कर ही नहीं सकते। यही दो चार चीजें कंफ्यूजन वाली होती हैं और कुछ नहीं है इसमें। उसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, क्या बोल रहे हैं हम, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एग्जांपल, आपकी एक लेबर है जो प्रोडक्शन कर रही है, उसकी सैलरी तो डायरेक्ट लेबर है, उसका चाय पानी का खर्चा इनडायरेक्ट है, लेकिन वो कौन सी लेबर है, फैक्ट्री की है, ऑफिस की है, सेलिंग की, फैक्ट्री की, तो वो खर्चा कहां जाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड। पॉइंट समझ में आया। अगर आपकी एक लेबर है जो मशीन चला रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रही है, उसको जो सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, दैट इज डायरेक्ट लेबर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। लेकिन वो काम करते करते जो चाय पानी पी जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दैट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो उसको मैं कहां डालूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। आ रहे हैं अभी, उस पर आ रहे हैं, आ रहा हूं। वो भी फैक्ट्री ओवरहेड। एबनॉर्मल का मतलब होता है, एबनॉर्मल नहीं, वैसे भी पहली बात, फैक्ट्री में चोट लगना इज नॉर्मल थिंग, नॉर्मली तो छोटी मोटी चीजें, एग्जैक्टली थोड़ा मोटा खर्चा हो गया, मशीन फूक गई, आग लग गई, वो सब होता है एबनॉर्मल। छोटी मोटी चोटें अगर लग रही है 5 10 20 रुपए, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और हर ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट बना के चलती है फर्स्ट एड का, एंड कोई ऑर्गेनाइजेशन एबनॉर्मल बड़ी आइटम के लिए डिपार्टमेंट बना के नहीं चलती है, तो नॉर्मल चीज है, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। नेक्स्ट, अब देखो ये बात थी ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, आओ लिखो इसको, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग अगर ऐसे लिखा हो, डिपार्टमेंट कॉस्ट, मतलब आपका पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है ड्राइंग्स बनाने का, पूरा डिपार्टमेंट है, तो उसे आप फैक्ट्री ओवरहेड में डालो। लेकिन अगर लिखा है कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाई है, तो उसे कहां डालोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर एक पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट है फैक्ट्री के अंदर सारी ड्राइंग्स बनाने का, आ रहे हैं अभी, वो भी आएगा। चलो जी, उसके अलावा इंश्योरेंस, ये तो क्लियर है मेरे हिसाब से, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सब तो फैक्ट्री ओवरहेड है। आपने प्लांट एंड मशीनरी की, फैक्ट्री डिपार्टमेंट की इंश्योरेंस कराई है, फैक्ट्री ओवरहेड है। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रीसिएशन कह लो, अमोर्टाइजेशन कह लो, ये सब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। लिख लो एक बार पीछे, इसको लिख लेते हैं। लिखो, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट कॉमा अमोर्टाइजेशन, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। लेकिन पता है अभी एक सवाल आया था, ये लास्ट ही सवाल था, उसमें कंज्यूमेबल स्टोर लिखा था और कॉमा करके डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट लिखा था। अब क्या करें, फंस गए। कायदे से तो कंज्यूमेबल स्टोर्स को हमने लिखा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी पे, क्योंकि ज्यादातर आईसीआई ने फैक्ट्री ओवरहेड में डाला है, और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को भी कहां जाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी खत्म ही कर दिया हमने, इसलिए उसको कहां डाल दिया, फैक्ट्री ओवरहेड में ही डाल दिया। उसके अलावा लिखो टूल्स स्लैश
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, मतलब जैसे हमारे पास हम लोग लेबर रखते हैं, कोई मशीन में तुरंत खराबी आ जाए तो एग्जैक्टली उसके लोग, वो हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है कि मशीन में कोई भी खराबी आ जाए तो दो लोग हमने रखे हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, तुरंत मशीन ठीक कर देंगे। तो दिस इज ऑल्सो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे हैं, फैक्ट्री को चलाने के इनडायरेक्ट खर्चे हैं ये। टूल्स नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोग जो आपकी मशीनों को फटाफट आके ठीक कर जाते हैं, उसका डिपार्टमेंट है आपके पास पूरा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद छोटे मोटे और खर्चों पे आते हैं। अब जनरल ओवरहेड्स, जैसे जो एडमिन के ओवरहेड जो नीचे ऐड करते हैं, विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर, ये तो क्लियर है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेंट ऑफ ऑफिस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, ये सब क्या है, ऑफिस के ओवरहेड विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट मटेरियल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर ऑफिस, लीगल फीस, ऑडिट फीस, ये सब तो क्लियर है, ये सब ऑफिस के खर्चे हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जो नीचे ऐड हो आएगा। इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऑफिस में आएगा। I'm not, ये सारे ऑफिस के हैं बट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्यों? ऑफिस में स्टेशनरी है, प्रिंटिंग हो रही है छोटी मोटी, उसका प्रोडक्शन से क्या नाता है? मैं तो बच्चों की लिस्ट भी प्रिंट आउट निकाल लेता हूं, तो उसका प्रोडक्शन से क्या नाता है? वो तो सेल से नाता है, किसकी फीस आई किसकी नहीं आई, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सब तो होता ही है, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब सेलिंग ओवरहेड में क्लियर है, देखना, सेल्स, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, इट इज वेरी क्लियर। रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस रिलेटेड टू, इट इज ऑल्सो क्लियर। एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा, ये एक पॉइंट आया था नया, अच्छा लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल स्लैश मार्केट रिसर्च, सेलिंग ओवर। ये कुछ ही खर्चे हैं, नहीं, ये कुछ ही खर्चे हैं जिनमें बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बाकी ऐसा सच खर्चे कोई दिक्कत नहीं आती। आ रहा हूं। पैकिंग अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी का मतलब सेलिंग ओवरहेड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी एंड वेजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस रिलेटेड विद, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आया था इंश्योरेंस ऑफ डिलीवरी वैन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन, हायर चार्जेस, अब लिखा आ जाए, अगर ऐसा लिखा आ जाए डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हाट, डिलीवरी वैन, खर्चा तो है डिलीवरी वैन का, सेलिंग ओवरहेड। पॉइंट क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल में यह पॉइंट अच्छा था, ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट करेंगे, और टैक्सेस, अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो कॉस्ट में ऐड होगा, अगर क्रेडिट मिलता है तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। आओ, ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करेंगे। और 17th taxes if no credit add in cost, if credit
डोंट ऐड इन कॉस्ट। अगर टैक्सेस का आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आप जो माल खरीद के लेके आए हो उस पे आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं, जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसको अपनी कॉस्ट में ऐड करो, और जिसका क्रेडिट मिलेगा ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें, डायरेक्ट लेबर वैसे तो सवाल में गिवन होता है, लेकिन अगर कभी बोनस आ जाए, ओवर टाइम आ जाए, इंसेंटिव्स आ जाए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ जाए, या कोई अदर बेनिफिट्स आ जाए, ये सब डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। आओ जी। बोनस, इंसेंटिव्स, ओवर टाइम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा, add in direct labor। employer, employer's contribution to EPF, ESI etc. add in direct labor। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी मेरे ख्याल से क्लियर है। पावर एंड फ्यूल ओके, रॉयल्टी पेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस। हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, अब देखो हायर चार्जेस यहां भी लिख दिया और वहां भी लिखा है, हाँ। तो अब आपको आई से वैसे लीज रेंट में और हायर चार्जेस में कुछ ज्यादा अंतर होता नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं होता। जब आप एक AS19 है आपका लीज, वहां पढ़ोगे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के बारे में, तो माइन्यूट डिफरेंस होता है लीज रेंट और हायर चार्जेस में, वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ मोल्ड, पैटर्न, पेटेंट, ये याद रखना। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, आपने किसी का राइट लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी टोयोटा ने मारुति से पेटेंट खरीद रखा है उनका कि भाई हम तुम्हारी गाड़ियां कॉपी करेंगे, उसकी जो अमोर्टाइजेशन होगी वो उसके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बिकॉज वो जो पेटेंट लिया हमने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिया इंजन बनाने की, जो हमने उसकी वो ले ली टेक्नोलॉजी, वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, उसकी अमोर्टाइजेशन भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगी। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो अच्छी, आओ जरा लिख लेते हैं। अगर हायर चार्जेस लिखा है ऑफ प्लांट, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में डालो। उसके अलावा अमोर्टाइजेशन ऑफ मोल्ड्स, पेटेंट, पैटर्न एक्सेट्रा, डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस। पैटर्न, हाँ। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, मैंने बताया ना, ठेके पे मैंने किसी को काम दिया, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनियां यही करती हैं कि बॉटल तो मैं बनाता हूँ, ढक्कन मैं नहीं बनाता, मैंने खाली बॉटल बना के ढक्कन लगने के लिए बाहर दे दी, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस।
हाँ, तो जो आप लेबर को चाय पानी पिला रहे हो, जो मशीन पे खड़े होके एसेट बना रही है, उनको अगर चाय पानी नहीं पिलाओगे तो वो काम नहीं करेंगे, तो उससे भी एसेट नहीं बनेगी। तो क्या मैं चाय पानी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोल दूं? आप इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, आपके हिसाब से इंश्योरेंस ऑफ प्लांट भी क्या होना चाहिए? क्यों प्लांट की इंश्योरेंस नहीं कराओगे, कल खराब होगी तो कैसे बनेगी? मतलब आपके हिसाब से इंश्योरेंस एसेंशियल नहीं है? 1 करोड़ की मशीन की इंश्योरेंस इज नॉट एसेंशियल, बिकॉज अभी आपने वर्ड यूज किया था एसेंशियल। तो फिर इंश्योरेंस भी होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस। पीएनएल में भी डेप्रिसिएशन को ट्रेडिंग में डालते हो, पीएनएल में डालते हो? वो जबकि वहां तो इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन कहाँ डालते हो? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आई एम टॉकिंग अबाउट, वो आज तक कहाँ डाला है, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके हिसाब से? तो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि जो ये कैमरे का, इसका प्रोजेक्टर का बिजली का बिल है वो तो डायरेक्ट है, बाकी लाइट फैन का बिल इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर मैं सारी लाइट फैन बंद कर दूं तो आप तब पढ़ तो तब भी नहीं पाओगे। बाहर शटर पे जो गार्ड खड़ा होता है, जो सुबह शटर खोलता है, उसकी सैलरी मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट है। आप बोलते हो डायरेक्ट है, अगर वो शटर ना खोले आप फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर नहीं नहीं, मैं जनरल एक बात बता रहा हूं। अभी अभी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है, एमसीबी ठीक करके जाता है, बाई चांस कभी एमसीबी दिक्कत देती है तो वो ठीक करके जाता है। आपके हिसाब से तो वो भी इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट होना। कोई बात है ना, अभी आप दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो। अभी मैं काउंसलर ना रखूं तो मेरी प्रोडक्शन होगी नहीं, बच्चे आएंगे नहीं, मैं थोड़ी कॉल करूंगा, या मैं थोड़ी व्हाट्सएप करूंगा बच्चों को, मैं तो नहीं करूंगा। तो वो काउंसलर भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, उनके बिना माल बन ही नहीं सकता। नहीं, मैं बोलूंगा ऐसे ही कह रहा है। अब बताओ बताओ। ठीक है, हाँ वो तो है, लेकिन ये भी फैक्ट्री में भी बोलेगी ना, ये बोलेगी डेप्रिसिएशन के बिना प्लांट वो एसेट बन नहीं सकती। कितना लगा? फिर रुको, इसी बात पे एक भैया के ऐसे। बताएं। हाँ जी, तो खैर इस बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट ही है, क्योंकि इसके पीछे ना, अभी वही बात है, मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए। आप आज तक डेप्रिसिएशन पीएनएल में डालते आए हो, तब तो वहां आपने सवाल नहीं उठाया। बात है ना, नहीं। वो बात ठीक है, ट्रेसेबल नहीं, लेकिन मैं उसका अगेंस्ट जवाब ये दे सकता हूं कि आपने अगर डेप्रिसिएशन निकाली है प्रोडक्टिव यूनिट मेथड, बातें नहीं करो, डेप्रिसिएशन निकाली है बचपन में, फाउंडेशन में आती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट प्रोडक्शन यूनिट मेथड से, उसमें आप पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकालते हो, दैट इज ट्रेसेबल।
अभी अच्छा चलो लाइट गई, ठीक है, इन्वर्टर का जो खर्चा है ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? तो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? तुम्हारे हिसाब से सब कुछ डायरेक्ट होना चाहिए, पोडियम का खर्चा क्या है? डायरेक्ट? नहीं, क्यों डायरेक्ट है? इसके बिना मैं खड़े होकर जमीन पे थोड़ी पड़ाऊंगा। ये 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 चेयर का खर्चा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ये भी डायरेक्ट, एक सेकंड, ये भी तुम्हारे हिसाब से डायरेक्ट होगा? इसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे खड़े होके? इनडायरेक्ट। ये हमारी एसेट है, डेप्रिसिएशन लगेगी इस पे फैक्ट्री में। कोई बात नहीं, कोई बात, चलो कोई बात नहीं, नहीं इस पे हम करते हैं, चर्चा करेंगे, करेंगे लेकिन थोड़ा सा। चलो, फीस फॉर, सुनो सुनो बस होने वाला, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस ये हमने सब लिख लिया, हायर चार्जेस लिख लिया, ये सब लिख लिया, ये सब लिख लिया। अब वो लिखवा रहा हूँ, वो लिखवा रहा हूँ, रुको रुको। उसके अलावा एज सच कोई खर्चा नहीं है जिसमें हमें कोई दिक्कत या कंफ्यूजन होती हो। आओ लिखो। बता रहा हूँ। हाँ, इसमें बेसिकली जो है ना, कोई बात है कि एक डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, और कोई समस्या है तो बताओ। नहीं, बाकी कुछ नहीं, यही थे खर्चे जिनमें आपको नॉर्मली हल्की फुल्की कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इसको सरल सीधी भाषा में लिखवा दिया कि यही है। आ, खराब नहीं हो जाता। जब हम नई मशीन लेके आते हैं, आपको घर में भी डेमो देने आता है, कोई भी आप वॉशिंग मशीन भी नहीं लेते हो तो घर में डेमो देने के लिए आता है इस मशीन को कैसे चलाएं। तो वही तरीका है कि टेक्निकली असिस्ट करें। मैं टोयोटा कंपनी, मैंने गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी मारुति से ले तो ली, पैसे देके परचेज तो कर ली, पर कैसे अप्लाई करूं समझ नहीं आता। उन्होंने टेक्नीशियंस भेजे कि इसको चलाने के लिए देखो आप कैसे चलेगा, उनको मैंने पैसे दिए। हाँ, जॉब चार्जेस वर्ड ना यूज होता फिर। कोई बात नहीं। एक मिनट, वो जॉब चार्जेस वर्ड नहीं यूज होगा, वर्ड यूज होगा लेबर या वेजेस। चलो चलो, सुनो सुनो सुनो, हाँ, मैंने बॉटल में बनाता हूँ, ढक्कन लगने के लिए मैं ठेके पे बाहर दे देता हूँ एक व्यक्ति को, बॉटल बाहर जाती है, वो ढक्कन लगा के मुझे वापस कर देता है, तो मैं उसको पैसे देता हूँ, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बिना। वो ढक्कन नहीं, वो क्या तुम, हाँ मतलब तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुम गाड़ी के शोरूम वाले हो या गाड़ी वाले हो, क्या हो? गाड़ी के शोरूम वाले हो तो तुमने एक बंदा रखा हुआ सेल्स के लिए रखा है, वो सेलिंग ओवरहेड वो। अरे मैं उनको देता हूँ टेक्निकल असिस्टेंस, तो मुझे नहीं देते वो मेरी। नहीं, इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय डायरेक्ट एडमिन ओवरहेड, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। नहीं नहीं नहीं, अलका मैम की सैलरी इज एडमिन ओवरहेड, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का है बात की, वो तो मैंने सिखाया, वो मेरी हेल्प कर रही है, उनकी सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, वो जो उनको मैं सैलरी दे रहा हूं दैट इज एडमिन ओवरहेड, बट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सेलिंग के नीचे जो एडमिन ओवरहेड आते हैं वहीं पे जो कॉस्ट ऑफ सेल के बाद इट इज, आप सेलिंग ओवरहेड बोलोगे ना, वो गलत है, ये कोई सेल्स का खर्चा नहीं है ही एडमिन का, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई वी आर एडिंग इट आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किसमें?
उनके बिना क्या, ऐसा नहीं है ना। ऐसे तो फिर एजम्पशन तो कुछ भी ले सकते हो आप। नहीं नहीं। क्या? हाँ बहुत, मतलब मेरे को तो नहीं अच्छा लगता मोदी, सच बात तो यही है। कहाँ पे? हो सकता है, हो सकता है। चलो एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सुन लो सुन लो सुन लो, मेरी बात सुन लो अब। अरे भैया जी, बात है सुन लो। मंडे को टेस्ट दे दो कॉस्ट शीट का। व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज टेस्ट? इतने सारे सवाल हैं, ताकि तुम संडे को एक बार उसको गो थ्रू करके और एक बार बिना देखे खुद से लिख के दे दो, दैट इज टेस्ट। जिसका पर्पस ये है कि आपको याद है, एक बार बिना देखे जब खुद लिख के कर लोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया। मतलब ये बचपन की लड़कियों की आदत है। मैं ट्यूसडे बोलता तो इनको वेडनेसडे करना था। हाँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय।